इधर बैठक रूम में हो रही हलचल की आवाज़ पिया के कानों में पड़ी और वह खिड़की से बाहर देखा तो जिया को शगुन का रस्म होते देख आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह रिश्ता तो शायद मेरे लिए आया था, पर शगुन का रस्म जिया का क्यों? उसे कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। बस चुपचाप वहीं बैठी देखती रही और कंट्रोल करने के बावजूद आंखों से आंसू बह निकले। शगुन का रस्म हो गया तो अंकित जी ने कहा, सत्येंद्र अब हम चलते हैं और बहुत जल्द पंडित जी से बात कर शुभ मुहूर्त निकलवा कर सगाई का रस्म कर लेंगे। तब तक बच्चे आपस में एक दूसरे से मिल भी लेंगे और एक दूसरे को समझ भी लेंगे। हाँ भाई ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन तभी सपना जी बोल पड़े, बाद में क्यों, अभी पंडित जी को बुलाकर सगाई का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं, उसके बाद हम शादी की मुहूर्त कुछ दिन का बाद रखेंगे ताकि अच्छे से तैयारी भी हो जाए और बच्चे भी आपस में एक दूसरे से मिल लें। उनकी भी बातें सबको सही लगी और सत्येंद्र बाबू ने तुरंत पार्थ को भेजकर पंडित जी को बुला लिया। उन्होंने शुभ मुहूर्त देखा और एक हफ्ते बाद ही सगाई के रस्म का मुहूर्त निकल गया और उसके एक हफ्ते बाद ही शादी का मुहूर्त। सब चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किरण जी ने कहा, सगाई तो ठीक है, पर शादी की मुहूर्त इतना जल्दी? बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, आखिर मेरा भी सबसे छोटा बेटा है, बहुत सारे शौक अरमान हैं, तो तैयारी करने में समय लग जाएगा। सपना जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा, यह तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बेटी की शादी है, तैयारी बहुत करनी होगी। तब पंडित जी ने कहा, यजमान अगर आप मुहूर्त में शादी नहीं करेंगे तो अगले 4 महीने तक शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 4 महीने का समय तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर यही मुहूर्त ठीक है। नील को भी यही मुहूर्त जम गया। आखिरकार दोनों परिवार उस मुहूर्त को मान लेते हैं जिसमें जिया और नील दोनों की हामी रहती है। फिर अंकित जी, सत्येंद्र जी और सपना जी से विदा लेकर अपने घर को निकलने लगे तो अंकित जी ने फिर कहा, सत्येंद्र अब तो बच्चों की जिसमें खुशी है वही हमें करना है, हमारे तुम्हारे जैसे समय तो नहीं है। आजकल के माँ बाप ने जो फैसला लिया उसे हमें मानना ही है। अब तो बच्चों के कहे अनुसार माँ बाप को चलना पड़ता है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी पिया बेटी के लिए भी लड़का देखता हूँ। अगर कोई मेरे नज़रों में अच्छा मिल गया तो तुम्हें बताऊँगा और हो सके तो एक ही मंडप पर दोनों की शादी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तुम मेरी मदद करते हो तो यह तुम्हारा एहसान होगा भाई। मैं भी वही चाहता हूँ, अगर कोई लड़का मिल गया तो पिया की शादी भी इस मंडप पर कर देंगे। फिर मुस्कुराते हुए दोनों परिवार ने एक दूसरे से विदा लिया और अंकित जी अपने घर को निकले। जाते जाते कोमल और किरण जी एक बार फिर कमरे की तरफ देख रहे थे ताकि पिया एक बार नज़र आ जाए, पर वह अपने कमरे में थी तो नहीं दिखी। अपने कमरे में इधर वंदना जी भी आराम कर रही थी। उन्हें भी नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। वह तो मन ही मन खुश हो रही थी कि कितना अच्छा रिश्ता मेरी पिया के लिए आया है। ठाकुर जी यह जोड़ी सलामत रखना। मैंने जो तुम्हारी आज तक पूजा आराधना की है उसका फल इस बच्ची को दे देना। इधर अपने कमरे में पिया गुमसुम बैठी थी। तभी पार्थ कमरे में आया और पिया को इस तरह गुमसुम बैठे देखा तो कहा, क्या हुआ दीदी, इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो? कुछ नहीं हुआ भाई, बोलकर पिया ने नज़रें उठाई तो पता चल गया कि वह रोई है। दीदी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? पिया ने अपने लंबे और घने पलकों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए कहा, नहीं भाई मैं कहाँ रो रही हूँ। परंतु पार्थ सब समझ गया। वह बहन के पास आया और उसके करीब बैठते हुए कहा, दीदी मैं सब समझ रहा हूँ, इस घर में जो भी हो रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। परंतु आप टेंशन मत लो, इससे अच्छा रिश्ता कहीं आपके लिए आएगा। बोलकर बहन को अपने गले से लगा लिया। था तो वह सबसे छोटा लेकिन बहुत समझदार और पिया के दिल के बेहद करीब।
जब से पार्थ को समझ आया है तब से वह घर में यही देखते आया है कि घर में कोई भी सामान, कोई भी कपड़े लत्ते हो या चाहे खाने पीने की चीज़ें कुछ भी पिया के लिए आ जाए और वह अगर जिया को पसंद आ जाए तो किसी भी कीमत पर वह लेकर ही रहती थी, जिसमें सपना जी भी खूब साथ देती थी। बाकी घर वाले, दादी, पापा, पार्थ मना भी करते तो सपना तुरंत कहती, अरे छोटी बहन है, उसका तो हक है, लेने दो, उसके लिए दूसरा आ जाएगा। और आज तक शायद ही वह कभी अपनी पसंद की चीज़ मिली हो, और आज रिश्ते में भी वही हुआ। उन सब के जाने के बाद सत्येंद्र बाबू भागकर घर के अंदर आए। उन्हें पिया की बहुत चिंता हो रही थी। पता नहीं इस बच्ची के ऊपर क्या बीत हो रही होगी। वह घर के अंदर आए तो वंदना जी ने जोर से डांट दिया, सत्येंद्र, यह क्या है? तुम्हारी बुद्धि बुद्धि तो ठिकाने है ना? अरे बड़ी बेटी परी रहेगी और छोटी का रिश्ता तय कर दिया। भला क्यों? अरे कम से कम उस बच्ची के बारे में तो सोचता, एक बार समाज के बारे में सोचता, क्या कहेंगे लोग भला। जब तक सत्येंद्र बाबू कुछ जवाब देते उससे पहले ही पीछे से सपना ने कहा, क्यों माँ जी, आपको अच्छा नहीं लगा जिया का रिश्ता तय हो गया तो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पोती का ब्याह इतने बड़े घर में होने जा रहा है, इतना अच्छा घर परिवार मिला है। रही बात पिया की, तो हमने सामने से कुछ नहीं कहा, वह लड़का ने ही जिया को पसंद किया है और पहले से जानता भी है, इसलिए उसका रिश्ता तय हुआ है। अब हम उसके लिए भी दूसरा रिश्ता देखेंगे। दोनों सास बहू वही बातें कर ही रहे थे, लेकिन सत्येंद्र बाबू उस दोनों को छोड़कर पिया के कमरे में आ गए। वह मन ही मन सोच रहे थे, उसे तो पता था कि रिश्ता उसके लिए आया है, अगर कुछ पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा, कैसे कहूँगा। कमरे में पार्थ कुछ देर तक बहन के पास बैठा रहा, फिर वह बाहर किसी काम से चला गया। तभी पिया को किसी के आने के आहट हुई तो अपना उदास चेहरा छुपाने के लिए कुछ नहीं सूझा तो बिस्तर ठीक करने लगी। पिया बेटा। जी पापा। पापा की आवाज़ कानों में पड़ी तो पिया ने नज़र उठाकर देखा। दरवाजे पर पापा खड़े थे। जी पापा बोलिए ना, क्या हुआ? वह पास आए और बेटी को गले से लगाते हुए कहा, सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई। वह रिश्ता जिया के लिए आया था। वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पहले से ही जानते हैं। गलती मुझसे हो गई। फ़ोन पर उन्होंने जिया कहा तो मुझे पिया सुनाई दे दिया। सत्येंद्र बाबू ने झूठ बोल दिया। कोई बात नहीं पापा, मैं खुश हूँ जिया के लिए। तभी जिया कमरे में आई और नेकलेस को खोलकर अपने गले से लगाने लगी तो दादी ने उसके हाथ से ले लिया और पिया के कमरे में आ गई। फिर कहा, पिया ज़रा यहाँ सोफे पर बैठना। क्यों दादी, क्या हुआ? अरे बैठो तो। तब वह बैठ गई। तब दादी ने वह चुनरी उसे ओढ़ा दिया और वह नेकलेस और झुमके भी पहना दिया। हाँ दादी, यह आप क्या कर रही हैं? यह मेरे शगुन का सामान है, जिया ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। वहीं सपना जी भी चौंक गई। माँ जी, यह आप क्या कर रही हैं? अरे जिया के शगुन में मिला है, यह किसी और के साथ कैसे बांट सकती है? कैसे वह ले सकती है? चुप चुप कर, बहुत बोलती है। अरे मैं उसे दे नहीं रही हूँ, बस उसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि उसका भी शगुन जल्दी हो जाए, जल्दी रिश्ता आ जाए। सपना जी मुँह बनाकर देखने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वंदना जी के सामने वह मुंह नहीं खोल सकती थी। तो वंदना जी ने ही कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने सुना नहीं है क्या? वो कहते हैं ना कि जिसकी शादी होने वाली रहती है उसकी चीज़ें किसी और लड़की के ऊपर रख दो या दे दो तो उसके लिए भी रिश्ते जल्दी तय हो जाते हैं। इसलिए। सुनकर जिया और सपना जी ने राहत की सांस ली। वहीं सत्येंद्र बाबू मुस्कुराने लगे, परंतु पिया चौंक गई। लेकिन दादी के सामने वह कुछ भी नहीं बोल पाई। पिया सब कुछ उतारने लगी तो वंदना जी ने फिर डांट दिया, रुक, एक बार जी भर कर देखने तो दे, कितनी प्यारी लग रही है, देख तो।
सच में सिर पर लाल चुनरी, झुमके और गले में नेकलेस, बस इतनी ही चीज़ों में वह भला की खूबसूरत लग रही थी। दादी ने उसके सिर से लगाकर अपनी उंगलियों को तोड़कर बलैया लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरी इस पोती के लिए भी कोई अच्छा जीवन साथी भेज दो प्रभु। तभी पिया के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। पहले तो इग्नोर करने लगी, लेकिन पार्थ ने देखा तो कहा, दीदी किसी का कॉल आ रहा है, ट्रू कॉलर पर अखिल नाम दिखा रहा है। पिया बोले, अखिल है, रिसीव करो। उसने रिसीव किया और जैसे ही हेलो बोला तो उधर से आवाज़ आई, अरे चुड़ैल किधर थी, कितना टाइम लगा दिया फ़ोन रिसीव करने में। पार्थ ने उसकी बातें सुन ली, लेकिन फिर भी हेलो बोला तो अखिल ने अपने कान से मोबाइल हटाकर नंबर देखा। अरे यह तो इस चूहिया का ही नंबर है, पिया का। पर यह लड़का कौन बोल रहा है, किसने उसका फ़ोन रिसीव कर लिया? और फिर कान में लगाते हुए कहा, यह तो पिया का नंबर है ना? हाँ, तो आप कौन बोल रहे हैं? मैं पिया का भाई बोल रहा हूँ। अरे पार्थ तुम, अरे तुम्हारी आवाज़ क्या भारी हो गई। अरे भाई ऐसा लग रहा है यंग मैन हो गए हो तुम। वह तो हो गया हूँ, अब मैं थोड़ी ना स्कूल का बच्चा हूँ, मैं तो कॉलेज में जाता हूँ अब। बोलकर पार्थ हंस दिया तो अखिल भी हंसने लगा। वैसे चूहिया किधर है, मेरा मतलब पिया किधर है, उससे बात हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है, पर मेरी दीदी को चूहिया चुड़ैल बोलने की ज़रूरत नहीं। उसका इतना अच्छा नाम है पिया, तो नाम से बुलाना, समझे? अरे छोटू चल अपना मुंह बंद रख, बचपन से मैं उसे ऐसे ही बुला रहा हूँ और अब भी बुलाऊँगा, तो तुम ज़्यादा चिढ़ो मत, जल्दी से उससे बात कराओ। ओके, पर फिलहाल आप है कहाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? कनाडा से। सुनकर पार्थ ने भौं उछाल दिया, कनाडा से? वह फिर पिया की तरफ देखकर आवाज़ लगाई, दीदी किसी अखिल का फ़ोन है। हाँ दे इधर। उसने झट से लिया और हेलो बोला तो उधर से अखिल ने कहा, कितनी बार कॉल किया तुझे, कहाँ बिजी थी? कहाँ बिजी थी? घर में कितने काम होते हैं, तुम्हें पता है? हाँ कैसे पता रहेगा, कभी घर में काम करोगे तब ना। चुप कर चूहिया, मुझे घर का काम नहीं आता, तो कब सीखेगा? ठीक है आता हूँ तो सिखा देना। पिया ने उसकी बातें सुन ली, फिर भी कहा, क्या कहा तुमने? अरे यही कि मैं नेक्स्ट वीक इंडिया आ रहा हूँ। हाँ तो तुमसे मिलूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है, तो फिर तुम मुझे घर के सारे काम सिखा देना। क्यों, तुझे घर का काम क्यों सीखना है? अरे ताकि आगे काम आए, जब हमारी शादी हो जाएगी तो अपनी बीवी को हेल्प कर सकूं, इसलिए। पिया हंसने लगी। कुछ देर पहले जो वह दुखी थी, अब वह खुशी में बदल गई थी। देख, अगले हफ्ते हम आ रहे हैं इंडिया, तो मुझे एयरपोर्ट लेने आएगी ना? क्यों, तू अकेले आ रहा है? अरे नहीं, फैमिली के साथ, मम्मी पापा भी आ रहे हैं। और तेरी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ वह तो पूरी कर ली, MBA की डिग्री मिल गई। वाह क्या बात है, बहुत बधाई हो। तेरी पढ़ाई का सफ़र तो ख़त्म हो गया, अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है? हाँ अब इंडिया आकर दूसरा सफ़र शुरू करने का सोचा है। कौन सा सफ़र? इश्क का सफ़र शुरू करना है तुम्हारे संग पिया, अखिल ने मन ही मन बोला। अरे चुप क्यों हो गया, बोल। अरे क्या बोलूं, पढ़ाई पूरी हो गई तो अब इंडिया आकर वहाँ जॉब करूँगा, वही नौकरी करनी है, इधर मन नहीं लग रहा। कैसे मैं इतने साल रहा हूँ वह मैं जानता हूँ, अब नहीं रहना और मुझे। दादी और सपना जी पिया को बात करते हुए देख रही थी, सुन रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अखिल पिया का क्लासमेट था। दोनों साथ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ इसी शहर में पिया मास्टर की डिग्री लेने लगी। वहीं MBA करने के लिए अखिल कनाडा चला गया। चल चूहिया फ़ोन रखता हूँ, आकर मिलकर बात करूँगा।
ठीक है, चल बाय। पिया के चेहरे पर अभी भी प्यारी सी मुस्कान खिल गई थी। इधर नील के घर पर 1 हफ्ते बाद ही मुहूर्त थी तो किरण जी और कोमल शॉपिंग की लिस्ट बनाने लगी और सारी तैयारी भी करने लगी। माँ, मैं तो सोच रही थी कि देवर की शादी में कोई अच्छा सा लहंगा डिजाइन करवाऊंगी, लेकिन इतना समय कम है कि होगा भी नहीं। अरे बेटा, जाओ ना, तुमको जो डिजाइनर का लहंगा लेना है बना बनाया ही ले लो ना। वैसे एक बात कहूँ, मेरे मन से वह पिया जा नहीं रही है। हर चीज़ में परफेक्ट है वह, इस घर के लिए भी और अपने नील के लिए भी। हाँ माँ, आपका कहना तो सही है, पर क्या कर सकते हैं। इसमें बच्चों की खुशी, अपनी भी खुशी उसी में है। वैसे जिया भी बुरी नहीं है, तो अब खुश रहिए। बस अच्छे से दोनों की शादी हो जाए, घर बस जाए। हाँ बहू, सही कहा तुमने। अब जो हो रहा है उसके साथ ही खुशी खुशी सब रिश्ता निभाना है। फिर दोनों सास बहू मिलकर सामान की लिस्ट बनाने लगी। उसी शाम नील ने जिया को मैसेज किया कि आज रात को डिनर पर चलना है। जिया खुशी खुशी तैयार हो गई। घर वालों ने भी मना नहीं किया तो जिया अपने कमरे में गई और झटपट एक बहुत खूबसूरत 1 पीस ड्रेस निकाला और पहन लिया। उसने अपने लंबे बाल को कर्ल करके खुला छोड़ दिया और लाइट मेकअप के साथ हाई हील सैंडल पहनकर एक हाथ में छोटा सा क्लच लिए निकल गई। बाहर कार में बैठा नील उसका इंतज़ार कर रहा था। वह भी आकर बैठी और दोनों एक साथ निकल गए। मैं सोच रहा था कि डिनर करके हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें, आपको अगर पसंद हो तो, नील ने कहा। नेकी और पूछ पूछ, लॉन्ग ड्राइव भला किसे पसंद नहीं होगा, बोलकर जिया ने मुस्कुरा दिया तो नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जिया उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया। कुछ देर बाद वह दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में गए और अपना अभी ऑर्डर दे रहे थे कि तभी सामने दूसरे टेबल पर एनी थी, बैठी हुई अपने पापा के साथ डिनर के लिए आई थी। उसे किसी और लड़की के साथ देखकर एनी को उसके साथ बिताए रात की याद आ गई और तन बदन में आग लग गई। गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। जी में आ रहा था कि अभी जाकर नील से बात करूं, लेकिन पापा सामने बैठे थे तो फिलहाल शांत रही। दोनों ने अपना डिनर फिनिश किया और बिल पेमेंट कर एक दूसरे का हाथ थामे बाहर आ गए। एनी अब तक उस दोनों पर ही नज़र बनाए रखी थी और मन ही मन कहा, बहुत लड़कियां बदले तुमने, पर अब और नहीं। अब एक जगह तुम्हें तो ठहरना होगा और जिस पर तुम ठहरोगे वह मैं हूँ, कोई और नहीं। किसी और को मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगी, और चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। वह दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए और देर रात उसने जिया को घर ड्रॉप किया। अगले सुबह नील ऑफिस गया और अपने केबिन में नवल के भेजे सारे फाइल्स देखने लगा। नवल, काम तो बहुत है, तो फिलहाल किसी को मेरे केबिन में मत आने देना। जी ठीक है सर। तभी एनी आई, एकदम मिनी स्कर्ट और टॉप पहने, हाई हील सैंडल, खुले बाल, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल लगाए। वह केबिन में जाने लगी तो नवल ने कहा, मैम, सर अभी बिजी हैं, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, तो फिलहाल अब मत जाइए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। जानते भी हो कौन हूँ मैं, पार्टनर हैं हम दोनों। उसकी बात सुनकर जब नवल गौर से देखने लगा तो एनी ने फिर कहा, बिजनेस पार्टनर हैं हम, हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है, जाने दो, बोलकर वह नवल के साइड से केबिन के अंदर चली गई। अपने फाइल में नज़र गड़ाए नील ने कहा, नवल, तुम्हें कहा ना बाहर ही रहो, अंदर मत आना, डिस्टर्ब होता है। क्यों आए, क्या काम हो गया। हाय हैंडसम, हाउ आर यू, कितना बिजी हो तुम। दोबारा ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, मुझे तो भूल ही गए तुम। एनी की आवाज़ कानों में पड़ी तो नील ने नज़र उठाकर देखा और सामने एनी को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ, ना कोई कॉल ना मैसेज, अचानक कोई काम था। हाँ, बहुत ज़रूरी काम था, बोलकर
वह सीधे उसके गोद में जाकर बैठ गई और गले में बाहें डाल दी। उसकी हरकतें देखकर नील के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और वह अपने गले से उसका बाँह निकालते हुए झट से उठ खड़ा हुआ और इसके साथ ही वह धम से नीचे फर्श पर गिर गई। आह मेरी कमर, तुमने मुझे गिराया क्यों? यह क्या बेवकूफ़ी है एनी। सामने चेयर और काउच बैठने के लिए रखा है, उस पर बैठो, नील ने बेहद गुस्से में कहा। वहीं फर्श पर अब तक यूं ही पड़ी हुई एनी गुस्से में जल भून गई। वह अपनी कमर सहलाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की, और मुझे उठाने के बजाय तुम चिल्ला रहे हो? कैसे हिम्मत हुई, बताऊं फिर से गिराकर दिखाऊं? नील ने गुस्से में कहा। ओफो, चलो अपना हाथ दो मुझे, उठाओ। एनी ने अगले ही पल रोनी सूरत बनाकर जरा भोलेपन से कहा। खुद से उठ जाओ, मेरे पास ना तो इतना फालतू समय है और ना ही इंटरेस्ट। सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अरे, ऐसे तुम दिखा रहे हो जैसे लड़कियों से एलर्जी है तुम्हें। मुझे किससे एलर्जी है किससे नहीं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। चलो चुपचाप उठो और हाँ, सामने चेयर पर बैठो। और यहाँ किस लिए आई हो, अपना काम बताओ, या जो भी डिस्कस करना है करो, वरना यहाँ से जाओ। फ़िलहाल मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो फालतू बात में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और कोई मेरा टाइम वेस्ट करे यह मुझे पसंद नहीं। काम के समय सिर्फ काम की बातें। एनी मन ही मन बोली, तेवर तो देखो मिस्टर के, नई लड़की मिलते ही मुझे कैसे इग्नोर कर रहा है, मेरे साथ कैसे ट्रीट कर रहा है। पर बच्चों, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि तुम्हें यूँ जाने दूँगी। एक बार जो मुझे अच्छा लग जाता है वह अपनी मर्ज़ी से मुझसे दूर नहीं हो पाता, और तुम भी नहीं हो पाओगे। मन में बोलते हुए वह खुद उठ गई और नील के गले से लगते हुए फिर बोली, क्या नील, ऐसे तुम क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं? अरे हमने उस रात कितने अच्छे से बिताए, और सच्ची बोलूं, मैं तो तुम्हारी कायल हो चुकी हूँ। उफ़, तुम्हारे मूव्स और तुम्हारा स्टैमिना, ओ माय गॉड, सच में मुझे पागल करती है। क्यों ना आज रात फिर। जस्ट सेटअप। बोलते हुए नील ने उसे झटके में खुद से दूर किया। मिस एनी, आपको समझ में नहीं आता क्या मेरी बातें? जिस रात के बारे में आप बात कर रही हैं वह बीत गई, और जो बीत गई वह बात गई। वह वक्त और वहाँ की बात मैं वहीं ख़त्म कर दिया। अब आगे कुछ याद मत रखना, और ना रखने जैसा कुछ है। और हाँ, याद रहे, अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं और कुछ नहीं। ओह रियली? क्यों, तुम्हें कोई डाउट है? अब एनी नरम होते हुए कहा, पर नील, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग ही फीलिंग है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बिजनेस नहीं, पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहा मैं। क्यों नहीं सोच रहे? ऐसे ही, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। सीधे सीधे कहो ना, कोई और मिल गई है तुम्हें? जब तुम्हें पता है तो फिर मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो, और क्यों खुद की बेइज्जती करवाना चाहती हो? अगर कुछ काम नहीं है तो चुपचाप जाओ यहाँ से। पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी फीलिंग के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखो, मैं साफ साफ कह चुका हूँ और फिर भी कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचा, और मेरे दिल में ऐसा कुछ है भी नहीं। उस रात हम दोनों ने बस अपनी फ़िज़िकल नीड्स पूरी की, उसके आगे कुछ नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। और हाँ, जिस लड़की के साथ तुमने मुझे देखा, शी इज़ माई फियांसे। नेक्स्ट वीक हमारी सगाई होने वाली है, उसके नेक्स्ट वीक शादी। व्हाट? तुम जैसे लड़के भी शादी करते हैं, अपना परिवार बसाते हैं, जो न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ
वन नाइट स्टैंड कर चुका है? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। जिससे प्यार हो, जो दिल के करीब हो। अगर तुम्हें फिर भी डाउट है तो देखते जाओ और फिलहाल यहाँ से चुपचाप जाओ। सुनकर एनी की आंखों में आंसू आ गया। मिस्टर नील, मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है तुम्हारी यह शादी। बोलकर वह केबिन से बाहर निकल गई। वहीं नील बिना किसी एक्सप्रेशन के कुछ सोचे वापस अपने काम में लग गया। और जब वह फ्री हुआ तो लंच टाइम में जिया को कॉल लगा दिया। हे बेबी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस आपके फ्री होने का इंतज़ार। हाँ, तो आज शाम को फ्री हैं? हाँ, फ्री हूँ मैं। तो सगाई के लिए शॉपिंग कर लें? हाँ बिल्कुल, जिया ने चहकते हुए कहा। तो ठीक है, रेडी रहना अच्छे से। मैं आपको शाम के 6 बजे पिक करता हूँ। बोलकर मुस्कुराते हुए उसने एक बार मोबाइल में जिया का फ़ोटो देखा और वापस फ़ोन को रख दिया। वह जो भी था, जैसा भी था प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन अब जब जिया के साथ उसकी शादी तय हो गई तो बस उसका होकर रहना चाहता था, उसके प्रति लॉयल रहना चाहता था। खैर दिन बीता, अपना काम खत्म किया और बाकी काम नवल को समझाकर नील ऑफिस से निकल गया। इधर जिया तैयार बैठी थी तो उसे पिक किया और दोनों अपने अपने कपड़े की शॉपिंग करने चले। इधर दोनों परिवार में सगाई की तैयारी शुरू हो गई और साथ ही साथ दोनों परिवार पिया के लिए लड़का भी देख रहे थे, पर इतनी जल्दी कोई लड़का मिले तब ना। खैर धीरे धीरे पूरा सप्ताह बीत गया और आज सगाई का दिन भी आ गया। शहर के रॉयल ग्रैंड होटल में दोनों की सगाई थी। दोनों परिवारों की तरफ से मेहमान का आना शुरू हो गया। ब्यूटिशियन की एक टीम जिया को रेडी करने के लिए आ गई थी। वहीं नील भी रेडी हो रहा था। तभी पिया को याद आया कि अखिल ने कहा था नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, तो आया नहीं। उसने फ़ोन किया नहीं, एयरपोर्ट आने के लिए बोला था। क्या करूँ, पूछूँ कॉल करके? मन में बोलते हुए उसने तुरंत कॉल लगा दिया। 2-3 बार रिंग बजने पर उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, कहाँ हो अखिल? ठीक तुम्हारे पीछे हूँ चुहिया। अखिल, मजाक करना बंद करो, सच्ची सच्ची बोलो, कहाँ हो? तुमने कहा था कि नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, आए नहीं अब तक। बताओ कब आऊँ तुम्हें लेने, कब की फ़्लाइट है? अभी बताता हूँ, पर तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। अरे क्यों आंखें बंद करूँ? बोलो ना। अरे तुम बंद तो करो, फिर बताता हूँ। तब पिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और 2 सेकंड बाद बोला, ठीक है अपनी आंखें खोलो। पिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने अखिल खड़ा था। पिया की आंखें और मुंह खुला रह गया। एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। काफ़ी हैंडसम दिख रहा था वह। गोरा चिट्टा तो था ही, पिछले कई सालों से फॉरेन में रहकर रंग और साफ हो गया था। बिल्कुल वह फॉरेनर दिख रहा था। एक पल के लिए पिया उसे देखती रह गई। तभी अखिल ने चुटकी बजाई। कहाँ खो गई? वो कब आए तुम? परसों ही आ गया। तो बताया क्यों नहीं? अब घर में शादी विवाह का समय है तो मैंने सोचा काम का ज़्यादा होगा तो तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं लगा, और माँ ने भी यही कहा तो नहीं बताया। वैसे तुम्हें पता था कि जिया की सगाई हो रही है? हाँ बिल्कुल पता था। कैसे, किसने कहा? पार्थ ने। वैसे तुम भी क्या जच रही हो? सच्ची? बिल्कुल सच्ची। वह लवेंडर कलर का लहंगा पहनी थी और हल्के मेकअप के साथ हल्की ज्वेलरी भी कैरी किया था। लंबे बाल को बीच मांग कर खुला छोड़ रखा था, जिसमें वाकई वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाभी जी। वहीं खड़ी सपना जी ने मुड़कर देखा तो सामने अखिल के मम्मी पापा राधिका जी और दीपक जी थे। सपना जी भाग कर आई, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, स्वागत है आप दोनों का। और अपना अखिल कहाँ है? उसे साथ नहीं लाए? वह नहीं आए भला ऐसा हो सकता है? वह भी आया है, यहीं कहीं होगा। तभी उसकी नज़र अखिल पर गई जो पिया के साथ बातें कर रहा था।
उन्होंने आवाज़ लगाई, अखिल। जी पापा। बेटा यहाँ आओ। अखिल पास आया और सपना जी का पैर छूकर प्रणाम किया। खूब खुश रहो बेटे। तभी वहीं सोफे पर दादी बैठी थी। अखिल ने पहचान लिया और पास आकर उनका भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कैसी हैं दादी आप? पर दादी चश्मा ठीक करते हुए उसे देखने लगी। कौन हो बेटा तुम? पहचाना नहीं मैंने। दादी मैं अखिल। याद आया? हाँ हाँ याद आया। अखिल बेटे कब आए तुम? 2 दिन पहले आया। मम्मी पापा भी आए हैं साथ में, बोलकर एक बार फिर दादी के पैर छू लिया और कहा, दादी आशीर्वाद दीजिए। खूब खुश रहो बेटे। और क्या हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। तुम तो बिल्कुल बदल गए, पहले वाले अखिल रहे नहीं तुम। दादी के मुंह से तारीफ सुनकर अखिल के साथ मम्मी पापा भी हंसने लगे। तभी वहाँ सत्येंद्र जी भी आए और आपस में एक दूसरे को नमस्कार बोल बातें करने लगे। और अखिल पिया के साथ जिया के कमरे की तरफ चला गया, जहाँ वह सगाई के लिए रेडी हो रही थी। हाउ आर यू बागर बिल्ली? उसने पीछे से आवाज़ लगाई। जिया ने तुरंत पलट कर देखा। हे अखिल, हाउ आर यू? कब आए तुम? और तुम तो एक नज़र में पहचान में नहीं आ रहे हो, बहुत बदल गए हो। तुम भी तो बदल गई। फिर उसे देखते हुए कहा, बहुत अच्छी लग रही है और बहुत बहुत बधाई तुम्हें सगाई की और शादी की भी। उसने थैंक यू कहा। कुछ देर में सभी रेडी होकर सगाई के लिए निकल गए। जिया ने बेबी पिंक कलर के लहंगे पहने और मैचिंग डायमंड की ज्वेलरी और सारा मेकअप के साथ वह बिल्कुल आसमान से उतरी अप्सरा सी लग रही थी। सपना जी ने उसके माथे से लगाकर उंगलियां तोड़कर बलैया लेने लगी और तुरंत अपने आँखों से काजल निकालकर कान के पीछे लगा दिया, किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। इधर नील ने भी रेशम के वर्क वाले बंद गले का कुर्ता पैजामा और मोतियों का हार पहना, सर पर साफा बांधा और दोनों फैमिली होटल में सगाई वाले वेन्यू पर पहुंच गए। कोमल और युवान जी भी बहुत जच रहे थे। आज नील की बड़ी बहन यशिता जी और बहनोई यश जी भी आए थे। दोनों परिवार ने एक दूसरे को वेलकम किया। वेन्यू पर पहले से ही पंडित जी आ चुके थे और सारे आमंत्रित मेहमान भी। कुछ ही देर में सगाई की रस्में शुरू हो गई। लकड़ी के पाटे पर दूल्हा दुल्हन को बिठाया गया और दोनों के माता पिता को बोलकर टीका लगाने को कहा, तो दोनों के माता पिता आगे आकर दोनों को टीका लगाया। फिर दोनों के हाथ में पान सुपारी देकर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों को खड़े होने के लिए कहा और दोनों के हाथ में डायमंड की अंगूठी देकर एक दूसरे को पहनाने के लिए कहा। जिया ने पहले अंगूठी पहनाई। सब जोर से ताली बजाने लगे। वहीं तिरछी आंखों से अखिल पिया को एकटक देख रहा था। उसके बाद नील ने जिया की अनामिका उंगली थामी और अंगूठी पहनाने लगा, लेकिन तभी हाथ से अंगूठी नीचे गिर गई। देखकर नील के साथ सबका कलेजा धक से रह गया, परंतु जमीन पर गिरने से पहले ही पिया ने अंगूठी अपने हाथ में कैच कर लिया। पिया ने वापस अंगूठी नील के हाथों में दे दिया तो नील ने उसकी तरफ एक बार देखा और मुस्कुराकर थैंक यू कहा और नील कुछ सेकंड बाद फिर से अंगूठी जिया को पहना दिया और सभी जोर से ताली बजाने लगे। वहीं जिया और नील एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगे। सगाई का रस्म अच्छे से संपन्न हो गया। अब कुछ मेहमान खाने के स्टॉल की तरफ बढ़ गए। वहीं बाकी फैमिली के मेंबर और कुछ करीबी रिश्तेदार डांस करने गए। कुछ देर में सब स्टेज पर जाकर डांस करने लगते हैं। सबसे पहले नील और जिया एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर आए। दोनों को देखकर सारे गेस्ट हूटिंग करने लगे। पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत गाना बजा, मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थिरकने लगे। तब नील अपने भाई भाभी और बहन बहनोई को इशारा किया तो वह दोनों भी स्टेज पर आ गए। तभी अखिल ने पिया की तरफ इशारा किया, चलो हम भी डांस करने चलते हैं। लेकिन पिया ने ना में सिर हिलाया, नहीं, मुझे शर्म आ रही है। तभी जिया भाग कर आई और बहन पिया और अखिल को एक साथ खींच लिया तो
वह भी स्टेज पर आ गए। सब डांस करने लगे और बाकी सब देखकर ताली बजा रहे थे। अखिल और पिया को एक साथ डांस करते देखा तो सत्येंद्र जी को बहुत अच्छा लगा और मन ही मन कुछ सोचने लगे। वहीं डांस करते करते अखिल ने पिया की उंगली पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। पिया की उंगली उसके हाथों से छूट गई और गोल घूमते हुए सीधे नील के बाहों में आ गई। दोनों ही सकपकाकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। पीछे अभी यही गाना बज रहा था, मांगे के साथ तुम्हारा। ना चाहते हुए नील और पिया की नज़र एक दूसरे पर ठहर गई, पर बाकी सब नाचने में इतने व्यस्त थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अखिल के। वह वापस आया और पिया का हाथ थामकर डांस करने लगा। दोनों को एक साथ डांस करते और खुश देख राधिका जी और दीपक जी भी मन ही मन कुछ सोच कर मुस्कुरा रहे थे। राधिका, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ तो क्या बात करें अभी? अभी कैसे? शादी का घर है, उसके बाद में बात करेंगे और उससे पहले हम अपने बेटे से बात करेंगे। कुछ देर में डांस भी समाप्त हुआ और सब खाने के स्टॉल के तरफ चले गए। एक गोल टेबल पर चारों तरफ से चेयर लगाकर जिया, नील और अखिल और पिया बैठे। वेटर ने खाना परोसा और सभी बातें करते हुए खाने लगे। अखिल और नील भी एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, कामकाज के बारे में बात कर रहे थे। जिया और पिया दोनों उसकी बातें सुन रहे थे। तभी पिया ने ध्यान नहीं दिया और मिक्स अचार में से एक मिर्ची का टुकड़ा मुंह में चला गया और खाते ही उसकी हिचकी आने लगी। दोनों आंखें लाल हो गई और आंखों में पानी भी आ गया। आह, मैंने शायद मिर्ची खा ली, बहुत तीखा लग रहा है। सब ने उसकी बातें सुनी, लेकिन जब तक अखिल या जिया पानी का गिलास देते उससे पहले ही नील ने अपने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। पिया ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक सांस में आधा गिलास पानी ख़त्म कर दिया, पर उसे अभी भी तीखा लग रहा था। तो नील ने कहा, एक सेकंड, आप यह गुलाब जामुन खा लीजिए, कम हो जाएगा तीखापन। बोलकर गुलाब जामुन का एक पीस उसके मुंह में डाल दिया। पिया ने खाया तो उसे थोड़ी राहत मिली और तीखेपन से शांत हुई। अखिल ने कहा, चूहिया, देखकर खाना खाओ ना। और एक बार फिर सभी खाने लगे। तभी नील को ध्यान नहीं रहा और पिया का जूठा पानी वह भी पी लिया। वहाँ पर भी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में सारा फंक्शन खत्म हुआ और सब अपने अपने घर को गए। देर रात हो गई थी, सब थक चुके थे, तो सब ने चेंज किया और अपने कमरे में आराम करने गए और सब ने अपना अपना फ़ोन निकालकर सगाई के रस्म वाला फ़ोटो और डांस करते समय शूट किया हुआ वीडियो देखने लगे। जिया और नील व्हाट्सएप पर बिजी हो गए चैट करने में। वहीं पिया थक चुकी थी तो चेंज कर सो गई, परंतु अखिल को नींद नहीं आई। वह चेंज कर लिया और मोबाइल बेड पर छोड़कर खिड़की पर आ गया। बाहर निकले आसमान में चांद को एकटक देखने लगा। तभी पीछे से माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, यूँ गुमसुम रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर वाकई वह पसंद है तो जाओ अपने दिल की बात कह दो। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और तुम पछताते रह जाओगे। अखिल ने तुरंत पलट कर देखा, माँ आप यहाँ? हाँ बेटा, और बेटा मैं जानती हूँ तुम प्रिया को पसंद करते हो, तो जाओ उसे अपने दिल की बात कह दो। मम्मी, क्या आपको और पापा को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मेरा मतलब प्रिया के बारे में तो आपको सब कुछ पता है ना। क्या आप उसे अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे? कैसी बातें कर रहा है अखिल? भला मैं अपने बेटे के प्यार को क्यों नहीं स्वीकार करूंगी? और उस लड़की में क्या कमी है? यह तो बहुत किस्मत वाले होंगे जिस घर में वह जाएगी। मुझे बहुत पसंद है वो। ठीक है, जब यह सब समाप्त होता है तब मैं उसे कह दूंगा अपने दिल की बात। ठीक है, तब मैं भी आगे बात बढ़ाऊंगी, माँ ने कहा। तो वह तुरंत खुशी हो से माँ के गले लग गया। ठीक है बेटा, चलो सो जाओ, कल से घर में शादी की रस्में भी शुरू हो जाएगी और बहुत सारी तैयारियां भी करनी हैं। सपना जी ने मुझे भी बुलाया है मदद करने के लिए, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। जी माँ, बोलकर अखिल बेड पर चला गया और माँ राधिका जी भी अपने कमरे में गई।
अखिल मन ही मन बेहद खुश हो रहा था और वह आंखें बंद कर पिया को महसूस करने लगा। पिया के बारे में मन ही मन सोचकर अखिल मुस्कुराने लगा और अगले ही पल फ़ोन निकाल लिया और सारे फ़ोटोज़ देखने लगा। और फिर उसमें से पिया का फ़ोटो निकाला और जूम कर वह घंटों तक देखता रहा। आई लव यू पिया, आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा, और आज से नहीं, बरसों पहले से, या कहूँ तो जब तुम्हें पहली बार देखा हाई स्कूल में तब से। कब से अपने दिल की बात बताना चाह रहा था लेकिन नहीं बता पाया, पर अब और देर नहीं करूँगा। बहुत जल्द मैं अपने दिल की बात बताऊँगा और फिर हम दोनों भी एक हो जाएंगे, अपना एक प्यारा सा आशियाना बसाएंगे। मन ही मन बोलते हुए सीने से फ़ोटो लगाकर सो गया। उधर अपने कमरे में राधिका जी और दीपक जी पिया के बारे में ही बात कर रहे थे। अगर पिया हमारे घर की बहू बन गई, अखिल की पत्नी बनकर आ गई तो सच में अखिल हमारा किस्मत वाला होगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब बस यह शादी अच्छे से हो जाए, फिर हम सत्येंद्र बाबू से जाकर बात करेंगे और पिया का हाथ मांग लेंगे अपने अखिल के लिए। वहीं सत्येंद्र जी भी और सपना जी भी दोनों यही बातें कर रहे थे। सपना, अब तो 1 सप्ताह ही रह गए हैं शादी में। इसी बीच में हल्दी, मेहंदी, संगीत सब रस्में करनी हैं। बहुत काम है कल से। हाँ, वो तो है। और हाँ, ध्यान रखना, इस समय कहीं माँ की तबीयत न गड़बड़ हो जाए, उनका खास ख्याल रखना। हाँ हाँ, उनका ख्याल रखने के लिए पिया ही काफ़ी है, वह संभाल लेगी। एक चीज़ नोटिस किया सपना? क्या? अखिल कितना अच्छा लग रहा था ना, और पढ़ाई भी अच्छी कर लिया है उसने। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सोच रहा था कि जिया की शादी के बाद दीपक भाई और राधिका भाभी से बात करें अपने पिया के लिए। कर लीजिए, अगर उन्हें पिया पसंद है तो। सपना जी को अब कोई आपत्ति नहीं थी कि पिया की शादी किसी भी घर में हो, किसी भी लड़के के साथ हो, क्योंकि जिया एक बहुत बड़ी फैमिली में जा रही थी, जैसा कि वह चाह रही थी। वैसे अखिल के माता पिता भी अच्छे पैसे और रुतबे वाले थे। सत्येंद्र बाबू और अंकित जी की फैमिली से थोड़ा कम थे, परंतु लेकिन अखिल अच्छा पढ़ लिख लिया था। कनाडा से पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वह पापा के बिजनेस को इंडिया में ही बढ़ाना चाह रहा था। सब इसी उधेड़-बुन में लगे थे। वहीं इस सब से बेफिक्र होकर पिया गहरी नींद के आगोश में थी। अचानक ही उसकी आँख खुल गई और उठकर बैठ गई। अरे, मैं यहाँ कैसे सो गई? मुझे तो दादी के कमरे में होना चाहिए था। दादी अकेली होगी और इस काम के घर में अगर उन पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है। आज उन्होंने अपनी दवाई ली भी या नहीं? मन में बोलते हुए वह नींद भरी आंखों से बेड से उतरी और दादी के कमरे में चली गई, जहां दादी गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक पल देखा और वह भी उनके पास जाकर सो गई तो दादी की आंख खुल गई और अपनी बाँह उसके ऊपर रख दिया। दादी, आज आपने अपनी दवाई ली? हाँ बेटा, ली। सच्ची? हाँ बेटा, बिल्कुल सच्ची। सो जाओ, देर रात हो गई है। काम के घर में तुम्हें भी आराम करने को नहीं मिलेगा ज़्यादा। और फिर दादी उसका सिर सहलाने लगी तो वह सो गई और दादी मन ही मन सोचने लगी, छोटी पोती का ब्याह हो रहा है और बड़ी पोती यूं ही पड़ी हुई है। यह देखकर उनका भी दिल कचोट रहा था, पर कुछ नहीं कर सकती थी, तो मन ही मन भगवान से फिर प्रार्थना करने लगे, उसके लिए कोई योग्य लड़का भेज दो। फिर उन्हें भी अखिल की याद आ गई, तो वो भी अच्छा लड़का है। अब शादी के बाद बोलती हूँ सत्येंद्र को बात करने। और इसी उधेड़-बुन में वह काफ़ी देर तक जगी रह गई। अगले सुबह नील ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा तो किरण जी ने रोक लिया। अब क्यों ऑफिस जा रहे हो? घर में अब गेस्ट आएंगे, रस्में शुरू होगी, तो घर पर ही रुको अब। नहीं माँ, जाना ज़रूरी है। हफ्ते पर पहले काम नहीं छोड़ सकता मैं तो वहीं कोमल टांग खींचने लगी। माँ, आप नहीं जानती हैं, वो वहाँ कुछ और ही काम करने जा रहे हैं।
मतलब क्या, समझा नहीं भाभी? मैं समझाती हूँ ना, यहाँ से ऑफिस और वहाँ से कहीं और, मतलब मेरी होने वाली देवरानी के साथ। भाभी क्या आप भी? उसने बोला तो सभी हंसने लगे। तभी घर को डेकोरेट करने वाले आए। मैम, हमें युवान सर ने भेजा है, कैसा डेकोरेट करवाना है घर को बता दीजिए। देखो भैया, पूरे अग्निहोत्री पैलेस को ताजे गेंदा, गुलाब और ताज़ा आम के पल्लव से डेकोरेट करना है। उसमें फिर छोटी छोटी लाइट की लड़ियाँ लगानी हैं। एक भी प्लास्टिक के फूल नहीं होने चाहिए। कुछ यही हाल सत्येंद्र जी के यहाँ भी था। गेस्ट का आना शुरू हो गया था और घर का साज सज्जा भी। वहीं एनी अभी भी गुस्से और बदले की भावना से तड़प रही थी और किसी भी तरह वह जिया से मिलना चाह रही थी। इसी बीच बिजनेस के सिलसिले में एक बार फिर नील के साथ मीटिंग करना था, पर वह झुंझलाहट के मारे इंडिया से बाहर चली गई, यह कहकर कि उसे काम है और उसके साथ मीटिंग आप ही कर लीजिए पापा। तब मिस्टर स्मिथ ने उसके साथ मीटिंग की और जब मीटिंग समाप्त हुआ तो नील ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं एक लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ, और अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भी दे दिया। सारी तैयारी करते करते पूरा सप्ताह बीत गया। आज हल्दी, मेहंदी और संगीत का रस्म था। दिन कम था, इसलिए एक ही दिन तीनों रस्म रखवा दिया। शादी से एक दिन पहले ही दिन में हल्दी लगी और उसके बाद मेहंदी और फिर शाम को संगीत का रस्म होना था। तो हल्दी के रस्म के लिए सब ने पीले कपड़े पहने। जिया ने पीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी और पीले फूलों का बना गहना। वहीं पिया ने भी पीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी और मैचिंग दोनों हाथ में चूड़ियाँ, छोटी सी माथे पर बिंदी और हल्की ज्वेलरी के साथ मेकअप में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं नील और अखिल ने भी पीले रंग के कुर्ते पैजामा पहना। अखिल की नज़र जब पिया पर गई तो एक पल के लिए पलक झपकना भूल गया। वहीं नील की नज़रें भी जिया को ढूंढ रही थी। तो भाभी ने कहा, बच्चों, इस रस्म में आप एक दूसरे को नहीं देख सकते, तो दिल थाम कर रखिए। नील मन महसूस कर रह गया। कुछ देर बाद लकड़ी के बने एक पाटे पर पहले नील को बिठाया गया और हल्दी का रस्म शुरू हुआ। तभी नील ने धीरे से कहा, भाभी, जिया किधर है? एक बार देखना है। तो कोमल ने अब की बार कान खींच लिया। चुप करो छोटे, इतना भी उतावलापन ठीक नहीं। उतावला होने की ज़रूरत नहीं। आज हल्दी है, कल ही शादी है, फिर तो दोनों साथ ही रहोगे। इतनी भी क्या बेचैनी? और टेंशन मत लो, तुम तो अंदर से दरवाज़ा बंद करोगे ही, बाहर से भी मैं लॉक कर दूँगी, ताकि न अंदर से कोई खोल सके न बाहर से। अब की बार नील भी चुप नहीं रहा। ओह भाभी, भूल गई अपना टाइम? कैसे, जब आपकी मम्मी ने मना कर दिया था भाई से मिलने के लिए, तो कैसे चुपके चुपके मैं आपको बात करवाता था, भाई से मिलवाता था। याद है कि भूल गई अपना समय? सब हंसने लगे। वहीं कोमल ने ज़ोर से उसका कान खींच दिया। बहुत बोल रहे हो, ठहरो तुम। अब तो मैं आज पूरा दिन और कल की शादी और फर्स्ट नाइट पर भी जिया को तुम्हारे कमरे में नहीं जाने दूंगी। देखते जाओ तुम। सॉरी भाभी, सॉरी, अब ऐसा नहीं बोलूँगा, पर प्लीज़ ऐसा मत करना। मजाक कर रही हूँ। वैसे तुम तो बोल रहे थे शादी नहीं करनी है, और इतनी बेचैनी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है देवर जी? भाभी सब जानती हैं, तो फिर भी आप सबके सामने मेरी टांग क्यों खिंचाई कर रहे हैं? यह सब हंसी मजाक जिया सुन रही थी और वह भी सामने आने के लिए उतावली हो रही थी, पर सब ने उसे भी रोक लिया। जब नील को हल्दी लग गई तो वही बची हुई हल्दी जिया को लगी और कुछ इसी तरह हंसी मजाक करते हुए हल्दी की रस्म संपन्न हुई और दोनों दूल्हा दुल्हन फ्रेश होने गए, पर अलग अलग बाथरूम में। नील जिया से मिलने के फिराक में था। वह अपने हाथों से हल्दी लगाना चाह रहा था उसे, तो अपने ऊपर लगाया हुआ थोड़ा हल्दी निकाल कर उसने अपने हाथों के बीच छुपा लिया
और सबकी नज़रों से बचकर जिया को ढूंढने लगा। लेकिन कोमल सब देख रही थी और जानबूझकर जिया को उसके सामने नहीं ला रही थी। तभी कोमल जिया को लेकर जाते दिखी तो नील ने यश जी को इशारा किया, जीजू कोमल भाभी को बुलाइए ना। और यश जी ने तुरंत आवाज़ लगाई, भाभी, कोमल भाभी, प्लीज़ 1 मिनट। हाँ, आ रही हूँ। ऐसा बोलकर वह उनकी तरफ आ गई। कोमल वहाँ से हटी और 4 कदम नहीं हुआ भागकर नील आया और पीछे से जिया का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। कहाँ चली मेरी रवीना टंडन, यह पीली साड़ी में क्या कहर ढा रही हो मेरी जान। जी तो कर रहा है बाहों में भरकर तुम्हें घंटों देखता रहूं। वह नहीं मुड़ी तो नील ने फिर कहा, तुम पर सभी कलर खूब फबते हैं और यह पीले रंग तो गजब ही लग रही हो इसमें, और उस पर से फूलों के गहने कहर ढा रही हो, मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रही हो। मैं कैसे रहूँगा, कैसे बर्दाश्त करूँगा कल तक। बोलते हुए उसे झटके में अपनी तरफ टर्न कर लिया और उसके कमर में एक बाँह फंसाकर अपने करीब कर लिया। पर उसने सर झुका लिया तो नील ने कहा, अरे जान, मैं अपने हाथों से तुम्हें हल्दी लगाना चाहता हूँ ताकि मेरा रंग तुम्हारे ऊपर अमिट हो जाए, कभी ना मिटे, और तुम अपना चेहरा छुपा रही हो। बोलते हुए वह उसके फेस पर हल्दी लगा दिया। तभी पिया ने घबराते हुए चेहरा उठाया तो दोनों ही दूर हट गए और एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि वह जिया नहीं पिया थी। आप ये आप हैं? सॉरी, मुझे लगा कि जिया है। और फिर तुरंत 2 कदम पीछे हट गया और सॉरी बोलते हुए तुरंत वहाँ से हट गया। वहीं तुरंत पिया भी बाथरूम में जाकर पूरा चेहरा साफ करने लगे। नील बेहद घबरा गया और बेहद ऑकवर्ड सा फील कर रहा था। मैंने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे पता नहीं चल पाया, मन में बोलते हुए वह सिर झुकाए मुंह बनाए आ रहा था। वहीं सामने से कोमल आ रही थी तो बोली, क्या हुआ देवर जी, आप अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढ रहे थे, मिल गई? मैंने कहा ना नहीं मिलेगी, सबके सामने मुझे छेड़ने की सज़ा तो मिलेगी आपको। भाभी, नील ने बस इतना बोला और दाएं बाएं सिर हिलाकर वहाँ से निकल गया। वहीं पिया को भी एक अजीब सी फीलिंग आई। वह झटपट बाथरूम में जाकर चेहरा साफ किया और बाहर निकली तो अखिल ने उसे खींच लिया। कहाँ भाग रही थी चूहिया मुझसे छुपकर? नहीं तो फिर? बोलते हुए वह एक दूसरे को एकटक देखने लगे। तभी पार्थ ने आवाज़ लगाई, दीदी। तो तुरंत वहाँ से वह आ गई और अखिल अपने हाथ में रखा हल्दी देखता रह गया। वह उसे हल्दी लगाने आया था, लेकिन जब वह चली गई तो फिर उसे वहीं कचरे के डिब्बे में डालकर हैंड वॉश करके आ गया। चलो कोई नहीं, रिश्ते में जल्दबाजी भी ठीक नहीं होता। हो सकता है मेरा रस्म अलग से हो, पूरे रीति रिवाज के साथ, इसलिए अभी नहीं लगा पाया। मन ही मन बोलकर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आ गया। इसी तरह हल्दी का रस्म संपन्न हुआ और फिर मेहंदी का। नील ने मन ही मन सोचा, नहीं, मुझे संभल कर रहना है। अभी सगाई के टाइम पर भी वह मुझसे टकरा गई थी और अभी यह सब ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो बेवजह बात बनेगी। मुझे संभल कर रहना है। सबने फिर ड्रेस चेंज किया और हरे रंग के कपड़े पहनकर सब आ गए। दूल्हा दुल्हन थोड़ी दूर पर बैठे और मेहंदी लगने लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर इशारों इशारों में बात कर रहे थे, नैन मटक्का कर रहे थे, और कोमल देखकर बीच बीच में नील का कान खींच लेती। भाभी, दूर से सिर्फ बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ देर में नील को मेहंदी लग गई और बाकी के शगुन की मेहंदी अब जिया को लगाने जा रही थी। मेहंदी वाली ने बहुत अच्छे से जिया के हाथ में मेहंदी लगा दी। तब बाकी सभी मेहंदी लगवाने लगे तो जिया ने कहा, पिया दी, आओ ना, आप भी मेहंदी लगवा लो ना। लाइट ग्रीन कलर की हल्की साड़ी पहने पिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह एक चेयर पर बैठे नील की बहन से बात कर रही थी। नहीं, मुझे मेहंदी से एलर्जी है, मैं नहीं लगाऊंगी। बस थोड़ा लगवा लो ना बहन, आपकी भी जल्दी शादी हो जाएगी। बोलकर खुशी से जिया ने
उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। उसे याद नहीं रहा और अपनी मेहंदी उसके हाथ में लग गई। जिया झट से हाथ देखा लेकिन चौंक गई, रोने सा मुँह बना लिया। लेकिन मेहंदी वाली ने फिर से उसे ठीक कर दिया। नहीं खराब हुआ मैम। और उसने दोबारा मेहंदी जहाँ खराब था वहाँ लगा दिया। वहीं पिया ने जाकर तुरंत हाथ धो लिया, परंतु हल्की हल्की मेहंदी लगी रह गई हाथ में। अब उसी शाम संगीत थे तो सबसे पहले स्टेज पर जिया और नील आए। बाकी सब लाइट ऑफ हो गई। स्पॉटलाइट जल गया दोनों के ऊपर और पीछे से एक प्यारा सा गाना बजा। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, है मैं हो गई तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा, मैं ते मर गईयाँ। और इसी तरह बारी बारी सब ने डांस किया और लास्ट में ग्रुप डांस होकर प्रोग्राम ख़त्म हुआ। उस रात में भी सब काफ़ी थके थे। सब अपने अपने कमरे में गए। वहीं सत्येंद्र जी, अंकित जी सब अगले दिन की तैयारी करने लगे, बारात आने की, उसके स्वागत करने की। अगले सुबह बारात आनी थी तो सुबह से ही काम बहुत ज़्यादा था। घर में सब देखभाल करना, सारे रस्मों की तैयारी भी करनी थी। और तभी शहर के एक बड़े ब्यूटी पार्लर से पूरी टीम जिया को दुल्हन के तौर पर तैयार करने के लिए आ चुकी थी और एक रूम में उसे तैयार कर रही थी। और कुछ देर में अंकित जी ने कहा, बेटा चलो जल्दी से, बारात वहाँ पहुँच चुकी है। तब कमरे से जिया निकली। मरून कलर के लहंगा पहने और ब्राइडल मेकअप में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सत्येंद्र जी और सपना जी दोनों पति पत्नी की आंखें छलक गई देखकर। वहीं जिया भी रोने लगी, लेकिन सत्येंद्र बाबू ने गले से लगा लिया। बेटा क्यों रो रही है? तो अपने घर में ही जा रही है। यहाँ भी मम्मी पापा भाई बहन हैं, वहाँ भी मम्मी पापा और जेठानी है, जेठ हैं। जेठानी को बड़ी बहन ही समझना, बिल्कुल अपनी पिया जैसी है। जिया ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वहीं पार्थ बोला, बिल्ली अभी क्यों रो रही है? तेरी विदाई तो नहीं हो रही अभी, ऐसे में तो सारे मेकअप खराब हो जाएंगे तुम्हारे। मम्मी देखो ना कैसे चिढ़ा रहा है यह। अरे चूहिया आज चिढ़ाने दे, उसके बाद तो तू ससुराल चली जाएगी, फिर कहाँ मौका मिलेगा। पार्थ ने बोला तो एक बार फिर माहौल भावुक हो गया। तभी पिया दादी को पकड़कर कमरे के बाहर लाई। दादी ने हल्के गुलाबी कलर के सिल्क की साड़ी पहनी थी और उसी से ट्विनिंग करते हुए सिल्क की साड़ी पिया ने भी पहनी थी। दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। जिया ने जब दादी को देखा तो आगे बढ़कर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दादी ने वहीं ढेर सारे अनेकों आशीर्वाद दिए, खूब बल्लियाँ ली। वहीं दूर खड़ा अखिल एक बार फिर पिया को देखकर अपलक देखता रह गया। बहुत जल्द वह दिन आने वाला है पिया, जब हम दोनों भी एक होंगे। तभी सत्येंद्र जी ने कहा, चलो सब कार में बैठो, वहाँ पर बारात पहुँच चुकी है। दुल्हन, सत्येंद्र जी, पिया, दादी और सपना जी एक कार में बैठ गए और बाकी सब दूसरे कार में बैठकर शादी वाले वेन्यू पर चले गए। इधर नील भी गोल्डन कलर के शेरवानी में जंच रहा था। माँ किरण जी ने उसकी नज़रें उतारी, बेटे को गले से लगाया और फिर फूलों से सजी कार में बैठकर दूल्हा राजा अपनी दुल्हनिया को लेने निकले। वहाँ पहुंचकर सत्येंद्र जी, सपना जी ने मिलकर उसके द्वार चार का रस्म किया। फिर स्टेज पर आ गए। तभी जयमाल का रस्म के लिए जैसे ही जिया स्टेज पर आई तो दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ठहर गई। दोनों ही बेहद खूबसूरत और परफेक्ट दिख रहे थे। यह देखकर दोनों तरफ से कोमल और यशिता ने नील को चिमटी काट ली। अरे भाभी अब तुम्हारी होने वाली है, ऐसे मत देखो अब। खैर बहुत अच्छे से जयमाल का भी रस्म हुआ और आगे की रस्म होने के लिए पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को मंडप पर आने के लिए कहा, जहाँ तिलक का रस्म हुआ। फिर सपना जी दोनों पति पत्नी ने कन्यादान का रस्म निभाई। फिर पग फेरे हुए। उसके बाद पंडित जी ने नील को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा तो कोमल ने डायमंड से बने मंगलसूत्र बढ़ा दिया तो उसने घूंघट में से ही उसे मंगलसूत्र पहना दिया। वहाँ सारी रस्में हो रही थी। वहीं रस्में देख रहा अखिल अपना और पिया का साथ सभी रस्में निभाते हुए इमेजिन कर रहा था। तब पंडित जी ने कहा, अब सिंदूरदान का रस्म होगा। यह सोना लीजिए और उसमें सिंदूर लगाकर
दुल्हन का मांग भरिए। दुल्हन घूंघट में थी तो नील ने हाथ अंदर कर मांग भरने लगा। तब सबने कहा, नहीं, घूंघट उठा दीजिए। नील ने हाथ में सोना लिया और उसके साथ सिंदूर लेकर उसका घूंघट उठाया और जैसे ही मांग भरने के लिए दुल्हन का चेहरा उठाया तो दुल्हन को देखकर शॉक्ड रह गया। उसकी चीख निकल गई, उसके साथ ही बाकी घर वालों और वहाँ उपस्थित सभी मेहमानों की भी, क्योंकि वहाँ दुल्हन के रूप में बैठी जिया नहीं, पिया थी। जिया की जगह पिया को देखकर नील शॉक्ड रह गया। तत तुम यहाँ क्यों? और जिया कहाँ है? वह चीख कर कहा। परंतु पिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब की बार नील ने दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़ झकझोरते हुए जोर से चिल्लाकर पूछा, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो और जिया कहाँ है? वहीं बाकी उपस्थित मेहमान और रिश्तेदार भी देखकर शॉक्ड रह गए। यह क्या हुआ? जिया की जगह पिया? ऐसा कैसे हुआ? क्यों हुआ? अगर यह बैठी है तो फिर जिया कहाँ गई? सब आपस में तरह तरह की बातें बनाने लगे, खुसुर फुसुर करने लगे। अरे मुझे तो लग रहा है कहीं कोई और चक्कर चल रहा है और माँ बाप को पता चल गया होगा तो ज़बरदस्ती ब्याह करवा रहा होगा, इसलिए भाग गई। हाँ, हो सकता है। इसलिए तो इतने जल्दबाजी में ब्याह हुआ। और तो और बड़ी बेटी को छोड़ छोटी का ब्याह कर रहे थे। तभी किसी और ने कहा, हमने तो ये भी सुना था कि पहले यह रिश्ता पिया के लिए ही आया था, बड़ी बेटी के लिए, और भगवान जाने क्या हुआ, छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। इस सब से क्या पता चलता है? सब तरह तरह की बातें सुनकर वहाँ उपस्थित बाकी मेहमान हाँ में सिर हिला रहे थे। वहीं नील ने गुस्से में सिंदूर जो हाथ में लिया था वह उठने लगा तो पंडित जी ने कहा, यजमान, यह क्या कर रहे हैं? सिंदूरदान का रस्म छोड़कर क्यों उठ रहे हैं? बैठे रहिए। इस तरह बीच में रस्म को छोड़ना अशुभ होता है। ए पंडित, अपने शुभ और अशुभ बातें अपने पास रखो और बंद करो सारा तामझाम। मुझे नहीं करनी है शादी। शादी क्या, यह धोखा है। धोखा हुआ है मेरे साथ। सपना जी जो अब कुलदेवी के आगे रस्म होती उसकी तैयारी में लगी थी, नील की तेज़ आवाज़ सुनकर भागकर कमरे से बाहर आई और समझने की कोशिश करने लगी कि क्या हुआ, दामाद जी इतना नाराज़ क्यों हो गए। और तभी उन्होंने पिया को दुल्हन के रूप में देखा तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। आखिर यह लड़की अपनी चाल चल ही दी। मन में बोलते हुए वह तुरंत आगे बढ़कर थप्पड़ उठा लिया। आखिर तुमने अपनी चाल चल ही ली ना। देखा नहीं गया बहन का रिश्ता अच्छे परिवार में होते हुए। लेकिन जब तक वह थप्पड़ मारती उससे पहले ही सत्येंद्र जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सपना, नहीं, इसमें इसकी गलती नहीं है। तुम्हारी जिया कहाँ है, यह पहले पता करो। सुनकर सपना जी और वहाँ बैठे रिश्तेदारों की आंखें बड़ी हो गई। नील के चीखने की आवाज़ सुनकर अंकित जी और सत्येंद्र जी भी भाग कर आ गए थे। यूँ तो सिंदूरदान के समय उन सब का यहाँ रहने की अनुमति नहीं थी, परंतु परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें भागकर आना पड़ा और वहाँ नील का रिएक्शन देखकर सत्येंद्र जी भी शॉक्ड रह गए। वहीं नील उन दोनों को देखकर और गुस्से में आ गया और अपना गठबंधन खुद ही खोलने लगा। वहीं पिया नज़र झुकाए बैठी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ बोल नहीं रही थी तो पंडित जी ने फिर कहा, रुकिए बाबू, और यह आप क्या कर रहे हैं? और अब तो आपकी शादी हो चुकी है, यह सब करने से कुछ नहीं होगा। आपकी शादी नहीं टूटेगी। अब बस सिंदूरदान का रस्म बाकी है, तो बैठिए और इसे पूरा कीजिए। जो होना था सो तो हो गया, तो यह नादानी मत कीजिए। विवाह एक पवित्र बंधन होता है जिसमें देवी देवताओं की आराधना कर, उनका आह्वान कर, उनको साक्षी मानकर दो लोग इस बंधन में बंध
नाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, और आप इस तरह बीच में छोड़ देंगे तो यह अपमान होगा। चुप पंडित, चुप, बिल्कुल चुप। ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। उसने इतना ज़ोर से चिल्लाया कि पिया बेहद डर गई। नील, शांत रहो। और भला यह क्या तरीका है पंडित जी से बात करने का? इसमें उनकी क्या गलती है? जो सही है वही तो बता रहे हैं, पिता अंकित जी ने ज़ोर से कहा। नील शांत हो गया, पर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जिया कहाँ गई पता है तुम्हें? सत्येंद्र ने एक बार फिर सपना जी से पूछा। मुझे नहीं पता है। और भला जयमाला का रस्म करके कहाँ भाग जाएगी? मुझे तो पक्का लगता है यही लड़की कहीं गायब करवा दी होगी। यह बस दिखती भोली है, बाकी भोली है नहीं। और कहीं न कहीं यह आपके शह पर ऐसा किया है, नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऐसी हरकतें करें। सारे गेस्ट के सामने ही सत्येंद्र बाबू ने ज़ोर से डपट दिया। सपना, चुप रहो। कुछ भी बिना सोचे समझे बोलने लगती हो। और बेटा नील, आप शांत रहिए। कैसे शांत रहें? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया और आप बोल रहे हैं शांत रहने? इसका मतलब आपको पहले से पता था। बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने इसे शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए आपने यह तरीका अपनाया? वरना जयमाला तक थी, उसके बाद क्यों दुल्हन बदल दिया आपने? नहीं, किसी भी कीमत पर मैं यह शादी नहीं करूँगा। तभी अंकित जी बोल पड़े, क्योंकि जिया तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी और वो शादी से भाग चुकी है। क्या? भाग गई? पर क्यों? एक बार फिर सब चौंक गए और सपना जी तो शॉक्ड रह गई सुनकर। आंखों में आंसू बह गए। क्यों भाग जाएगी? क्या हो गया? वह तो कितनी खुश थी अपनी शादी को लेकर। अब तो वही जाने, लेकिन वह भाग गई। आपको कैसे पता? क्योंकि हमने कहा। कोमल और किरण जी ने कहा। तो अब सब उनकी तरफ देखने लगे। क्या समधन जी आपको पता था? हाँ सपना जी। जयमाल के रस्म के बाद जब आगे की रस्म के लिए पंडित जी ने बुलाया, तब वह कुछ देर तक नहीं निकली घर से। तभी याद है आपने ही हमें कहा था कि समधन जी जाकर लेकर आइए जिया को, मैं इधर काम में व्यस्त हूँ। परंतु जब हम कमरे में गए तो जिया वहाँ नहीं थी। शादी का जोड़ा निकाल कर रख चुकी थी और एक चिट्ठी छोड़ कर गई थी कि हमें यह शादी नहीं करनी और मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। कहाँ पता नहीं। और फिलहाल मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा। जब यह तमाशा ख़त्म होगा और मेरा दिमाग भी शांत होगा, फिर मैं खुद कांटेक्ट करूँगी आप सबसे। अब नील और सपना जी को भी क्लिक हुआ। जयमाल के बाद जब दूल्हा मंडप पर आ गए तो पंडित जी ने कहा, दुल्हन को बुलाइए। तभी थोड़ा वक्त लग गया, दुल्हन नहीं निकली तो सब ने कहा, अरे कितना समय लग गया, क्या कर रही है दुल्हन? बुलाओ। सब रस्म का मुहूर्त अलग अलग है तो मुहूर्त पर होना चाहिए। तब सपना जी जाकर देखने लगी, लेकिन तभी किरण जी और कोमल जी को दुल्हन को लेकर आ रही थी। ओह, शायद इसलिए इतना वक्त लग गया। एक पल के लिए सपना जी को फिर यकीन नहीं हुआ तो सत्येंद्र जी ने कहा, यही सही है सपना। जब वहाँ पर जिया नहीं दिखी तब कोमल तुम्हें बुलाने आ रही थी, लेकिन संयोग से मैं दिख गया और मेरे साथ अंकित भाई थे, तो हम अंदर आए तो वाकई जिया कहीं नहीं थी। हमने कितना कॉल भी ट्राई किया परंतु नहीं लगा। अब क्या करें? अब अगर बारात वापस जाती तो दो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। बाहर मीडिया भी नज़र गड़ाए बैठी है। फिर भी मैंने तो मना कर दिया, लेकिन अंकित भाई ने कहा, अब हम खाली हाथ नहीं, नील की दुल्हन लेकर जाएंगे, अपनी बहू को लेकर जाएंगे यहाँ से। और उन्होंने तुरंत पिया का हाथ मांग लिया। मैं खुद पीछे हट रहा था इस रिश्ते के लिए, लेकिन इसने फिर कहा, याद करो सत्येंद्र, हम पिया का ही रिश्ता लेकर आए थे और भगवान को भी शायद यही मंजूर है। तो प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पिया को मेरे घर की बहू बनने दो। और आखिर हमने
बिना पिया की मर्जी जाने उसके सामने अपनी बात रखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया और हमने हाथ जोड़ लिया और बस वह दुल्हन बनकर आ गई। अरे तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो? बेचारी तो वर्षों से त्याग करती आई है। हमने जो किया है उसका एहसान उतारती आई है, पहले भी और आज भी। यह शादी करके एक एहसान ही कर दिया है हम पर। वहीं पिया सारी बातें सुन रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। एक नौकरानी की बेटी को अपनी बेटी बनाकर इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इतना इज्जत दिया, लाड़ प्यार दिया, पूरा परिवार का प्यार दिया। एहसानमंद तो रहूँगी हमेशा पापा, और उसके लिए ज़रूरत पड़े तो जान देने के लिए भी हाजिर हूँ। लेकिन उन सब की बातों पर नील को यकीन नहीं होता है और वह गठबंधन वाला धोती वहीं छोड़कर सब कमरे में जिया को ढूंढने लगता है। जिया, जिया, कहाँ हो तुम? उसके पीछे युवान और यशी भागते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन सबको वह झकझोर देता है। नहीं, यह धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वह हर कमरे में देखता है पर वह कहीं नहीं दिखती है। मिलती है तो अपना ही बाल खींचकर जोर से चीखने लगता है। तभी अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उसे कॉल ट्राई करने लगता है तो उसे एक टेक्स्ट मिलता है जो जिया का ही रहता है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैं तो तुम्हें क्या समझ रही थी और तुम क्या निकले। अब तुम मुझे धोखेबाज मत कहना, क्योंकि धोखेबाज तुम हो और तुम्हारी फैमिली। कैसे, यह मैं साबित करूँगी। मैं आऊँगी बहुत जल्द। नील ने देखा मैसेज तो शॉक्ड रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ अभी भी। उसे लग रहा था कि हो न हो जिया किसी प्रॉब्लम में है और उसके मोबाइल से कोई और मैसेज कर रहा है, उसे बरगला रहा है। फिलहाल अखिल यहाँ नहीं था। वह पार्थ के साथ बाराती और वहाँ उपस्थित रिश्तेदारों की खातिरदारी में लगा हुआ था, तो इधर हो रहे हंगामे से अनजान था। वहीं राधिका जी को और चिंता सता रही थी बेटे के लिए। बुरा लग रहा था, क्या बीतेगी उसके दिल पर जब पता चलेगा कि पिया की शादी नील के साथ हो गई। तो बेटे के बारे में सोचकर उनकी भी आंखें नम हो गई। तभी दादी धीरे धीरे अपने कमरे से निकली। पिया, पिया, कहाँ है बेटा? कब से दिखाई नहीं दी तुम? अरे रात में मैंने दवाई नहीं ली और इस काम के घर में दवाई कहाँ रखा गया है मिल नहीं रहा है। ज़रा ढूंढ कर दो ना बेटा। सपना जी ने देखा तो भाग कर आई। माँ जी, आप अंदर चलिए, मैं दवाई देती हूँ। उनको लगा कहीं इन्हें पता चला तो हो सकता है उनकी तबीयत बिगड़ जाए, इसलिए उन्हें पकड़ कर ले गई अंदर। इधर अंकित बाबू बेटे नील को पकड़ कर अकेले में ले गए और हाथ जोड़ लिया। बेटा चुपचाप यह सिंदूरदान का रस्म करो और विवाह संपन्न करो। वह लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई। सोचो, उसने दो परिवार के साथ तुम्हारा और तुम्हारे प्यार का भी अपमान किया। कोई मान नहीं रखा उसने और तुम उसी के लिए परेशान हो। अगर वह तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुम्हें नहीं पसंद करती थी या कोई और भी समस्या थी तो हमें बता देती। हम उस पर कोई दबाव तो नहीं बनाए थे। बाकायदा उसके पेरेंट्स ने पूछा तब उसने हामी भरी और ऐन वक्त पर उसने इतना बड़ा धोखा दिया। फिर भी उसी के लिए परेशान हो। एक बार उस लड़की के बारे में सोचो जिसने बिना मुंह खोले बिना सवाल जवाब के इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। वह नहीं तो मेरी इज्जत के खातिर, दोनों परिवार की इज्जत की खातिर चलो। नील गुस्से में बोला, आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी लाइफ की नहीं। हेल बना कर रख दिया है आप सबने मेरी लाइफ को। मैं पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था, पर जिद करके मुझे शादी के लिए दबाव डाला मुझ पर और तैयार हो गया शादी करने के लिए। तो फिर यह धोखा। देखो, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, पर तुम्हारी लाइफ को हेल हमने नहीं उस लड़की ने बनाया है, या कहूँ तो कहीं ना कहीं तुम खुद भी। अरे हम तो पहले ही पिया के लिए रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन तुमने ही जिया को पसंद कर लिया। चलो बेटा, यह रस्म पूरा करो। और 100 बात की एक बात कहूँ, वह लड़की हीरा है और उसकी पहचान शायद तुम्हें अभी नहीं होगी, मुझे है, क्योंकि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है।
और तुम्हारी लाइफ को हेल हमने नहीं बनाया, उस लड़की ने बनाया है। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, यह लड़की तुम्हारी लाइफ को हेल से हेवन बना देगी। तभी किरण जी भी आती है रूम में। चल बेटा, सबकी बात मान लो, बाकी शादी तो हो गई है, यह आखिरी रस्म भी कर लो और संपन्न करो विवाह को। बाहर धीरे धीरे बात फैलती जा रही थी। तब नील ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, पर इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। भूलते हुए वापस मंडप पर आ गया और वहाँ बैठ गया। पिया अभी भी आंसू बहा रही थी। बचपन से लेकर अब तक जो उसके साथ होता आया था परिवार में, वह आज भी वही हो गया। हर चीज़ पिया को जिया का छोड़ा हुआ ही मिला और आज जीवन साथी भी जिया का छोड़ा हुआ ही उसे मिला। अब भगवान ही मालिक हैं, वही जानते हैं आगे उसकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं। वह भी शादी कहाँ करना चाह रही थी, कहाँ मन था, लेकिन जब पापा ने हाथ जोड़ लिया तो भला वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अपने पिता को तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे चुकी है वो। एक बार ईश्वर का कहा टाल सकती है, लेकिन अपने पिता का कहा नहीं। नील ने फिर से हाथ में सिंदूर लिया और सोना के साथ पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और पिया का मांग भर दिया। उसने ठीक से पिया का चेहरा तक नहीं देखा। वही पिया की आंखों से आंसू के धार बह निकले। कितने अरमान सपने संजोए थे अपने इस दिन के लिए, और क्या हो गया। फिर भी मन ही मन तसल्ली हुई, पापा जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, उनका निर्णय सर्वोपरि है। तभी पंडित जी ने कहा, यह विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, तो अपना गृहस्थ जीवन बिताइए और अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। नील उठ गया, पर पिया बैठी रह गई। तो उसने घूर कर देखा तो अगले पल वह भी उठ खड़ी हुई और दोनों ने एक साथ पंडित जी को प्रणाम किया। पिया के तो तन मन में शक्ति नहीं लग रही थी, वह जैसे तैसे झुक रही थी। अभी वह गिरने ही वाली थी कि नील ने कसकर उसकी एक बाँह पकड़ ली और दूसरी तरफ से कोमल ने पकड़ लिया। फिर दोनों ने बाकी सबको प्रणाम करने चले। आगे आगे नील चल रहा था और पीछे पीछे सिर झुकाए पिया। जब सपना जी को प्रणाम करने गए तो उन्होंने कहा, सालों से जो तुम्हें पाल पोस रही हूँ उसका यह सिला दिया तुमने, यह ठीक नहीं किया तुमने। पिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह आंखों ही आंखों में कहने लगी, माँ मैंने जानबूझकर नहीं किया, पापा ने अपनी कसम देकर हाथ जोड़ लिया और मैं भला उनका कहा कैसे टाल सकती हूँ। अंकित बाबू ने कहा, तभी सत्येंद्र विदाई का समय हो गया है, अब विदाई कर दो। और दोनों की विदाई होने लगी। तब तक अखिल भी गेस्ट सबको विदा कर आ गया और उसकी नज़रें पिया को ढूंढने लगी और मन ही मन बोलने लगा, अभी जिया की विदाई के बाद बोलता हूँ सत्येंद्र अंकल को कि मंडप रहने ही दीजिए, दोबारा बनाने का झंझट नहीं, परेशानी नहीं, इसी मंडप पर एक और शादी होगी। मन ही मन बोलते हुए उसकी नज़र चारों तरफ पिया को ढूंढ रही थी। यह चूहिया कहाँ छुप कर बैठी गई है, किस बिल में घुस गई है। जितना मुझे तड़पा रही है सब वसूल कर लूँगा शादी के बाद। वहीं पिया पापा के गले लग जार जार होकर रोने लगी। पापा सब समझ रहे थे, वह भी रोने लगे और बेटी का सर अपने कंधे पर रख उसका सिर सहलाने लगे। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। वहीं पार्थ ने कहा, दी बस करो, कितना रोएगी। वहीं अखिल भी अब तक वहां आ चुका था और सिर हिलाने लगा। यह जिया भी ना क्यों अचानक नौटंकी कर रही है। नील पसंद है लेकिन वह तो ऐसा कर रही है जैसे ज़बरदस्ती किसी ने उसका ब्याह कर दिया। मन में बोलकर वह भी ज़ोर से बोलने लगा कि तभी पिया सत्येंद्र जी से अलग हुई और दुल्हन के रूप में जिया की जगह पिया को जब उसने देखा तो शॉक्ड रह गया। ऐसा लगा पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह नर्वस सा होने लगा। कई बार आंखें बंद करके खोला, जिया है कि पिया है, कहीं मेरी आंखें को धोखा तो नहीं हो रहा। ज़्यादा सोच सोच कर कहीं मुझे पिया तो नज़र नहीं आ रही हर जगह, लेकिन यह वाकई ही पिया थी, जिया नहीं। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। किसे पूछूं, कौन बताएगा।
वह इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। वही राधिका जी और दीपक बाबू को जब पता चला तो सबसे पहले अखिल को ही ढूंढ रही थी। पता नहीं जब वह सुनेगा, पता चलेगा और देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। जब समझ नहीं आया तो युवान से जाकर पूछा, पिया क्यों है यहाँ पर? शादी तो जिया की हो रही थी। तभी उसने सारी बातें बताई और वो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और ना चाहते हुए आँख में भर आए आंसू बह निकले। ऐसा लगा मानो सांस रुक रही है, धड़कनें थम रही है, कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। कुल मिलाकर मानो उसकी दुनिया ही थम चुकी थी। उसे रहा नहीं गया और झटके से वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं नील का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह क्या हो गया, क्यों हो गया? अचानक जिया ने ऐसा फैसला क्यों लिया? उसका भी दिमाग सुन्न हो चुका था, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर में सबसे मिलने जुलने के बाद वह दादी के पास गई और दादी ने जब देखा पिया को दुल्हन के रूप में तो वह सीधा बेड पर बैठ गई। यह क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओगे? अम्मा फ़िलहाल आप शांत रहो। लेकिन अम्मा बेहोश सी हो गई। पिया ने भाग कर हाथ थामा। दादी, मैं ठीक हूँ बच्ची, मैं ठीक हूँ। चल, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। भगवान अब तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। ठाकुर जी ने आखिर मेरी सुन ली। सदा खुश रहना, सदा सुहागन रहना। सबको लगा था कि दादी बेहोश हो गई, लेकिन नहीं, वह धम से बस बैठी थी। और कुछ देर में विदाई होने लगी। नील और पिया एक कार में बैठे और बाकी सब दूसरे कार में बैठे और कुछ ही देर में कार स्टार्ट हो गई।